हेलो व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है न्यूट्रिएंट मीडियम इन टिश्यू कल्चर। लेकिन इससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टिश्यू कल्चर क्या है। देखिए, प्रकृति में पौधे कैसे उगते हैं। या तो वो सीड से उगते हैं या फिर मिट्टी के अंदर पौधों की कटिंग्स लगा देते हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। उनमें स्टेम की कटिंग्स लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है, या बल्ब्स के थ्रू होता है, या कुछ पौधे होते हैं लाइक ब्रायोफिलम जिनकी पत्तियों को अगर हम मिट्टी में दबा दें तो उनमें जो खांचें बनी होती हैं वहाँ से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति में पौधे तनों से, सीड से और पत्तियों से ग्रो करते हैं। लेकिन यदि पौधों को आर्टिफिशियल मीडियम में और निर्जमीकृत कंडीशंस के अंदर, स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या फ्लास्क में कंप्लीटली स्टेरलाइज्ड कंडीशन के अंदर, जिसमें कि मीडियम भी स्टेरलाइज्ड होना चाहिए, वो प्लांट टिश्यू भी स्टेरलाइज्ड होना चाहिए जिससे हम नया पौधा लगाने जा रहे हैं, और जो भी ग्लास वेयर्स यूज़ होते हैं वो भी स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए। जिस जगह हम काम कर रहे हैं वो भी स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम कृत्रिम पोषक माध्यम पर पौधे को बनाते हैं तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। इट इज़ कल्चर ऑफ टिश्यूज़, इट इज़ अ कल्चर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। तो ये आर्टिफिशियल मीडियम कैसा होता है उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। आर्टिफिशियल मीडियम एक्चुअली वो पोषक पदार्थ होते हैं जो कि इन विट्रो कंडीशंस में ऊतकों की वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मिट्टी के अंदर हम जानते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ शुगर्स पौधा खुद बना लेता है, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स पौधा खुद उसकी उत्पत्ति कर लेता है, या फिर हम जैसे मिट्टी में पौधा लगा रहे हैं तो कई बार हमको ग्रोथ रेगुलेटर्स का उसमें स्प्रे भी करना पड़ता है। तो ये तो हो गया सॉइल के अंदर जब हम पौधा उगाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल मीडियम में भी जब हम पौधे को उगाएंगे तो उसमें भी हमें सप्लाई वही चीज़ करनी पड़ेगी जो कि मिट्टी के अंदर करनी पड़ती है। यानी कि हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें देने पड़ेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, कार्बन के स्रोत देने पड़ेंगे, अमीनो एसिड्स देने पड़ेंगे, विटामिन्स देने पड़ेंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स देने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मीडियम में डालते हैं। अब हम मीडियम को बनाते कैसे हैं? देखिए, मीडियम बनाने के लिए पहली चीज़ तो यह है कि डबल डिस्टिल्ड, जो कि ग्लास डिस्टिल्ड होता है, इट शुड नॉट बी मेटल डिस्टिल्ड, इट शुड बी ग्लास डबल डिस्टिल्ड वाटर। पानी को 2 बार डिस्टिलेशन करते हैं ग्लास डिस्टिलेटर से, वो पानी एक तो इस्तेमाल करते हैं, और फिर उस पानी को हम, उस पानी के अंदर कुछ जेली जैसा सब्सटेंस होता है, अगर अगर जिसको बोलते हैं, वो डालते हैं जिससे कि वो सेमी सॉलिड सा हो जाए, ताकि उसके ऊपर हम पौधे का जिस भी पार्ट को रखना होता है विच इज़ कॉल्ड एज, उसके लिए एक स्पेशल टर्म है, पौधे का वो भाग जिससे हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट। इट कैन बी एंथर, इट कैन बी endosperm, it can be protoplast, it can be stem, part of stem, it can be leaf, it can be root, it can be anything। तो उसको हम टर्म यूज़ करेंगे एक्स प्लांट। अब
मीडियम हम कैसे बनाते हैं? आर्टिफिशियल, एक तो हमने डबल डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसके अंदर हम स्टॉक सॉल्यूशंस डालते हैं, लेकिन स्टॉक सॉल्यूशंस हम बाद में डालते हैं। सबसे पहले पानी के अंदर हम शुगर्स डालते हैं। शुगर जनरली मीडियम में 30 ग्राम पर लीटर के हिसाब से शुगर पड़ती है, और इसके साथ में हम अगर अगर डाल देते हैं, जो कि 8 ग्राम पर लीटर का अगर अगर होता है, उसको डाल के और उसमें हम डिस्टिल वाटर डाल देते हैं। और डिस्टिल वाटर डाल करके हम सपोज़ कर लीजिए कि हमें 1 लीटर मीडियम बनाना है, तो हम 1 लीटर से थोड़ा कम, मतलब 750 ml तक हम डिस्टिल वाटर उसके अंदर डाल देंगे। देन विल बॉयल इट, इसको बॉयल करेंगे ताकि जो अगार अगार है वो घुल जाए, और घुलने के बाद फिर हम इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के स्टॉक्स डालेंगे। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्टॉक्स डालते हैं, और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्टॉक्स जब डाल देते हैं, उसके बाद में हम मीज़ोइनोस्ट्रल, मायोइनोस्ट्रल, कुछ और चीज़ें डालते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम उसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स डालते हैं। और फिर उस मीडियम को हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या फ्लास्क के अंदर 100 ml के कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, मोटी वाली जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर हम डाल देते हैं। डालने के बाद में फिर हम उसकी ट्यूब्स का जो टिप है, ट्यूब्स के जो ऊपर की ओपनिंग है, वहाँ पर हम कॉटन प्लगिंग कर देते हैं, लाइक दिस। कॉटन के प्लग्स बना करके वो ट्यूब्स के ऊपर लगा देते हैं, और फिर उसके बाद में उसको कवर कर देते हैं विद एल्यूमिनियम फॉइल। तो इस तरीके से ये मीडियम बन जाता है। अब ये मीडियम बन गया, लेकिन हमने इसको स्टेरलाइज नहीं किया है, तो फिर उसके बाद हम ऑटोक्लेव में उसको स्टेरलाइज करते हैं। अब ये मीडियम बनाने में किन किन चीज़ों का ख़ास ध्यान दिया जाता है, या फिर जो स्टॉक सॉल्यूशंस बनते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ कितनी कितनी मात्रा में होती है, ये हमको स्टडी करना है। अब क्या क्या चीज़ें चाहिए? देखिए, मीडियम जो है, उस आर्टिफिशियल मीडियम में हमको मिनरल्स चाहिए, उसमें विटामिन्स चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए, पानी चाहिए, और प्लांट मेटाबोलाइट वेस्ट जो होते हैं उनको वो निकलना भी चाहिए। वेस्ट शुड बी अवे फ्रॉम द मीडियम। उसके बाद जनरल कंपोजिशन किसी भी मीडियम का क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। उसके अलावा ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिसमें विटामिन्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। कार्बन सोर्स होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है, जेलिंग एजेंट मैंने आपको बताया, अगर अगर होता है, और पानी होता है। सो दिस इज़ अबाउट द कंपोजिशन। अब जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं या वृद्धि नियामक होते हैं, वो ऑक्सिन्स यूज़ हो सकते हैं, साइटोकाइनिन्स यूज़ हो सकते हैं, जिबरलिन्स भी यूज़ हो सकते हैं। हम उनको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, हम उनको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के ग्रोथ रेगुलेटर्स का अलग अलग पौधों के एक्स प्लांट्स पर डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। तो टिश्यू कल्चर इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम कितना ग्रोथ रेगुलेटर, कितनी मात्रा में कौन सा वाला ग्रोथ रेगुलेटर या 2 ग्रोथ रेगुलेटर्स की कितनी कितनी मात्रा में क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करें, ताकि हमको जो चाहिए, अगर हमको अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स चाहिए, कैलस चाहिए, तो कैलस रेज हो जाएगा। अगर उसके लिए क्या चाहिए, अगर हमको डायरेक्टली शूट डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो वो शूटिंग मीडियम के लिए कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स
यूज़ होंगे। रूटिंग मीडियम चाहिए तो उसमें कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ होंगे। तो हम अलग अलग तरह की मात्रा में मीडियम के अंदर डाल डाल के हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कितना मात्रा में ग्रोथ रेगुलेटर्स बेस्ट रिजल्ट देगा। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स हम इस तरीके से इसके अंदर डालते हैं। अब जो अगर अगर है वो 8 ग्राम अगर अगर होता है। पीएच ऑफ द मीडियम शुड ऑलवेज रिमेन 5.8, प्लस माइनस 2 चल सकता है, लेकिन वो जमेगा तब, जेली तब जमेगी जबकि 5.8 पीएच उसका रहे। बहुत ज़्यादा एसिडिक या एल्कलाइन पीएच पर उसका सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा अगर अगर का। और पादप उत्तकों को संवर्धित करने के लिए समय समय पर अलग अलग तरह के मीडिया काम में लिए जाते हैं, जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है एमएस मीडियम, मुरैशिग एंड स्कूग्स मीडियम, जो कि मुरैशिग और स्कूग ने 1962 में बनाया था। इसके अलावा वाइट्स मीडियम, जो कि वाइट ने 1943 में दिया, हेलन ने 1953 में दिया, नित्श ने 1965 में एक मीडियम दिया, 1972 में सैंक और हिल्डेब्रांट ने दिया, 1980 में लायड और मैकाउन ने दिया, अलग अलग साइंटिस्ट ने। इसके अलावा और भी मीडिया हैं, B5 मीडिया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स दिए, जो कि अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स दे रहे थे। अब जो इम्पोर्टेंट घटक हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। जैसे कि मिट्टी में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। पोषक माध्यम में 50 mm नाइट्रेट, पोटेशियम और 2 से 20 mm अमोनियम मिलाया जाता है न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम 1 से 3 mm मात्रा में डाला जाता है। और सूक्ष्म तत्वों के अंदर आयोडीन, ब्रोमीन, मैग्नीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, कॉपर, कोबाल्ट और आयरन, ये सारी चीज़ें काम में ली जाती हैं। आयोडीन काम में ली जाती है। ये तो हो गए इनऑर्गेनिक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा के बारे में बात। उसके बाद में कार्बन के सोर्स के रूप में ग्लूकोज या फ्रक्टोज या माल्टोज या सुक्रोज ये डाला जाता है। लेकिन सुक्रोज 2 से 4% तक पोषक माध्यम में मिलाई जाती है, जो कि मीडियम में मिलने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विघटित हो जाती है। उनमें बढ़ जाती है सुक्रोज, किसमें? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में। उसके बाद आते हैं विटामिन्स संवर्धन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम थायमीन है, पायरिडॉक्सिन है, निकोटिनिक एसिड है, पेंटोथिनिक एसिड है, बायोटीन है, फोलिक एसिड है, इनको डालते हैं। तो दीज आर द विटामिन्स विच आर यूज्ड इन न्यूट्रिएंट मीडिया। उसके बाद आता है अमीनो एसिड्स। कल्चर मीडियम के अंदर जब सेल्स होती हैं तो सारे अमीनो एसिड्स का निर्माण स्वयं कर लेती हैं। अपने अमीनो एसिड्स वो खुद बना सकती हैं, लेकिन नाइट्रोजन सोर्स के रूप में हम ग्लाइसिन देते हैं, केसिन देते हैं,
हाइड्रोलाइजेट देते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट देते हैं, पेंटोन देते हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट देते हैं एंड कोकोनट मिल्क भी दिया जाता है विच इज़ रिच इन अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स के लिए नाइट्रोजन के जो सोर्सेज हैं उनके रूप में हम विविध चीज़ें देते हैं। अब हम आते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स पर। ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, जिबरलिन्स होते हैं और एब्सिसिक एसिड। ये अलग अलग मात्रा में मिलाए जाते हैं। सेल डिवीजन के लिए ऑक्सिन्स मिलाए जाते हैं। जब हमको कैलस चाहिए होता है तब हम ऑक्सिन मिलाते हैं। और ऑक्सिन जो यूज़ में आते हैं वो हैं 2,4-D, 2,4,5-T, IA, NA, IBA। ये कुछ ऑक्सिन्स हैं जो कि अधिकतर उपयोग में लिए जाते हैं। और ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए या प्लांट के डिफ्रेंसिएशन के लिए, शूट बनाने के लिए साइटोकाइनिन्स की आवश्यकता होती है। तो साइटोकाइनिन 3 साइटोकाइनिन हम यूज़ करते हैं, BAP, काइनेटिन और जियाटिन। अगर हमें रूट डिफ्रेंसिएशन चाहिए होता है, जड़ बनानी होती है, तो उसके लिए माध्यम में IBA मिलाया जाता है या दूसरे ऑक्सिन्स आप मिला सकते हैं। IBA इज इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। 2,4-D is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Indole 3 acetic acid is IA. 2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. So these are the names of these ऑक्सिन्स। अब कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके लिए शूट डिफ्रेंसिएशन के लिए हमको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा मीडियम जिसमें ऑक्सिन ज़्यादा, साइटोकाइनिन थोड़ा, तो उसके अंदर शूट डिफ्रेंसिएशन होगा। अगर हम अगर हमको शूट डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो हमको साइटोकाइनिन ज़्यादा और ऑक्सिन कम चाहिए। और अगर हमें रूट डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो क्या होगा, हमें ऑक्सिन्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे मीडियम में और साइटोकाइनिन्स कम रखने पड़ेंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट टू प्लांट वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है। एक पौधा अगर उसके लिए खाली ऑक्सिन की ज़रूरत होती है शूट डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो कोई ज़रूरी बात नहीं है कि सेम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन जो है वो किसी दूसरे पौधे के अंदर शूट डिफ्रेंसिएशन करेगा। नो, उसका रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। वो ऑक्सिन के साथ में साइटोकाइनिन के कॉम्बिनेशन में बेस्ट रिस्पॉन्स दे सकता है, या फिर जो ऑक्सिन हमने एक पौधे के लिए यूज़ किया है उससे दूसरे ऑक्सिन में वो ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको करके देखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकली करके देखनी पड़ेंगी, और जिस कॉम्बिनेशन में बेस्ट रिज़ल्ट आएगा उसको हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जो कि आगे के सब कल्चर्स के लिए। और जब हमें कल्चर्स रेज करने होते हैं तो उसमें हम वो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। अब हम मुराशी गैंस्कूग ने कौन सा मीडियम दिया था वो देख लेते हैं। KNO3 अकार्बनिक घटक जो हैं उनमें KNO3 है, उसकी मात्रा 1900 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। NH4 NO3 जो है वो 1650 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड 440 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम सल्फेट 370 मिलीग्राम पर लीटर। KH2PO4 170 मिलीग्राम पर लीटर। MnSO4 22.3 मिलीग्राम पर लीटर। H3BO3 6.2। जिंक सल्फेट 8.6। NaTMO4 बहुत कम मात्रा में चाहिए, 0.25 मिलीग्राम पर लीटर। कॉपर सल्फेट है
0 to 5 milligram per liter, very less quantity is required. Cobalt chloride 0.0 to 5. अगेन आप देख रहे हैं नीचे की तरफ सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता है। उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड 0.83 मिलीग्राम पर लीटर, फेरस सल्फेट 27.8 मिलीग्राम पर लीटर और सोडियम EDTA 37.3 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये तो हो गया कार्बनिक घटक जो कि मुराशीगंज स्कूल ने अपने मीडियम में दिए थे। उसके बाद में कार्बनिक घटकों में इसमें कार्बनिक घटों में इसमें नियासिन है, उसके बाद ग्लाइसिन है, पायरिडॉक्सिन HCl 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, मायोइनोसिटल 100 मिलीग्राम पर लीटर, सुक्रोज हम मीडियम में डालते हैं 30 ग्राम पर लीटर, 30,000 मिलीग्राम पर लीटर या 30 ग्राम पर लीटर डाला। और ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो हमारी आवश्यकता के अनुसार होगा। अगर 8 ग्राम्स पर लीटर, pH शुड बी 5.8। ये हमेशा ध्यान रखें कि 5.8 pH होना ज़रूरी है। अब जब हम मीडियम बनाते हैं तो संवर्धन माध्यम बनाने के लिए जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको ये हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें प्रति लीटर के अनुसार से उसकी मात्रा ले लेते हैं और मीडियम को हल्का सा गर्म करते हैं अगर डाल के, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और जब वो गर्म हो जाता है उसके बाद में हम ये स्टॉक्स डालते हैं, सॉल्ट्स के स्टॉक्स डालते हैं और फिर उसके बाद में वॉल्यूम हम 1 लीटर मेकअप करते हैं। जब फाइनली 1 लीटर वॉल्यूम मेकअप हो जाता है तो pH उसका टेस्ट करते हैं। अगर pH कम है तो उसको 5.8 तक लेके आ जाते हैं और परख नली में अगर हम डालते हैं तो 20 ml पर ट्यूब लेते हैं और अगर फ्लास्क में डालते हैं तो 25 to 40 ml पर फ्लास्क लेकर के उसमें प्लग लगा के बंद कर देते हैं। अब जब हम ऑटोक्लेविंग करते हैं तो ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव किया जाता है और इसके लिए जो प्रेशर होना चाहिए ऑटोक्लेव में वो 15 पाउंड्स का दाब होना चाहिए और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 15 पाउंड प्रेशर पर 20 मिनट तक हम उसको रखते हैं। तो क्या होता है कि जब 15 पाउंड प्रेशर हम रखते हैं तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, अंदर ऑटोक्लेव के अंदर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, जिससे जितने भी माइक्रोब्स उस मीडियम में या यूटेंसिल्स जो भी रखते हैं उनकी स्टेरलाइज करने के लिए उनकी सरफेस पर और उनके अंदर या मीडियम के अंदर जो भी माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं। और जब ऑटोक्लेव 20 मिनट तक रखने के बाद ऑटोक्लेव में दाब के शून्य होने तक हम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जब मीडियम ठंडा हो जाता है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के हम ट्यूब में एक स्लांट बना देते हैं। ट्यूब जो होती है उसको अगर टेस्ट ट्यूब में है तो उसको हम थोड़ी टेढ़ी रखेंगे ताकि जो भी एक्सप्लांट हम कल्चर करना चाहते हैं उसको ऊपर ज़्यादा सरफेस मिले। अगर टेस्ट ट्यूब को सीधा रखेंगे तो एक सर्कल बनेगा, लेकिन अगर हम उसको हल्का सा टेढ़ा करके और ठंडा करते हैं तो जो जेली बनेगी वो जेली ओवल बनेगी एंड इट विल प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर एक्सप्लांट टू ग्रो। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग माध्यम जो हैं उनके संगठन दिए। MS का हमने पढ़ा, MS का हम देख चुके हैं। उसके बाद में जब हम B5 को देखते हैं तो B5
मीडियम के अंदर अमोनियम नाइट्रेट नहीं डाला गया था, NH42SO4 डाला उन्होंने। इसी तरीके NH42PO4 इन्होंने नहीं डाला इसके अंदर। ये किस मीडियम में डाला? SH मीडियम के अंदर डाला। KNO3 सब में डाला है। MS में 1900 मिलीग्राम पर लीटर, B5 में 2500 मिलीग्राम पर लीटर, वाइट ने 80 मिलीग्राम पर लीटर डाला और SH ने 2500 मिलीग्राम पर लीटर डाला। इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो सिर्फ वाइट ने डाला 288 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम क्लोराइड वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो MS ने भी डाला, वो B5 ने भी डाला, वो वाइट ने भी डाला और SH ने नहीं डाला। कैल्शियम क्लोराइड वाइट ने नहीं डाला और SH ने डाला। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने मीडिया में कुछ कुछ वेरिएशन करके मिनरल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशंस जो थे वो अलग अलग बनाए। यहाँ हम देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज पे आइए आप। सुक्रोज MS ने 30 ग्राम पर लीटर डाला, B5 ने 20 ग्राम पर लीटर डाला, वाइट ने भी 20 ग्राम पर लीटर डाला और SH ने 30 ग्राम्स पर लीटर डाला। काइनेटिन ग्रोथ रेगुलेटर, MS ने 0.4 से 1 डाला, B5 ने 0.1 डाला। IAB इन्होंने वेरिएबल किया 2,4-D, किसने? B5 ने अपने मीडियम के अंदर डाला। pH 5.7, 5.8 मुराशिगन स्कूग ने। B5 मीडियम जो कि गैमबर्ग, मिलर और ओजिमा ने बनाया, वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन पर जो अगर अगर है वो जेली बनाता है 5.5 pH के ऊपर। इसी तरीके से वाइट, PR वाइट ने जो मीडियम बनाया वो भी 5.5 pH पर सॉलिडिफाई हो रहा था। लेकिन शैंक और हिल्डे ब्रांड ने जो मीडियम बनाया वो 5.8 pH पर सॉलिडिफाई होता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन सॉल्ट्स के, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अकार्बनिक पदार्थों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग तरह से अलग अलग pH पर अगर अगर सॉलिडिफाई करता है मीडियम को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीडिया प्रिपरेशन। और ये जब मीडियम बन जाता है तो उसके लिए स्टेरलाइज्ड कंडीशन होनी ज़रूरी है। दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनके अंदर दीज आर टेस्ट ट्यूब्स एंड दिस इज ट्रांसल्यूसेंट इज़ दी अगर अगर मीडियम, जो कि एक जेली जैसी है। इस पे हमने इस एक्स प्लांट को रखा और उस प्लांट ने जिस भी पार्ट को रखा उसने यहाँ पे शूट्स बना लिए और उस नीचे की तरफ रूट्स इसमें बने। तो ये इसमें ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि पहले हमने उसको रूटिंग मीडियम पे रख दिया तो रूट्स बन गई, फिर उसको उठा करके हमने वापस शूटिंग मीडियम पे रख दिया तो शूट्स बन गए और इस तरीके से कंप्लीट प्लांट्स बन गए जिनके अंदर एम्ब्रियोइड्स के अंदर शूट्स बने। और कई बार क्या होता है कि कैलस बन जाता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाता है और मास ऑफ उस मीडियम के अंदर 2,4-D ज़्यादा होता है। तो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को जब हम डिफरेंशिएटिंग मीडियम पर डालते हैं तो उसके अंदर शूट और रूट प्रोलिफरेशन होता है और कंप्लीट प्लांट्स बनते हैं। तो कैलस जो होता है, जो कि फ्रेजाइल होता है इनिशियली, कुछ समय के बाद
जब उसको हम डिफ्रेंशिएटिंग मीडियम पे डालते हैं तो उसके अंदर एम्ब्रियॉइड्स बन जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको कि हम एम्ब्रियॉइड्स कहते हैं। और ये एम्ब्रियॉइड्स फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं शूट्स के अंदर और रूट्स के अंदर व्हेन वी कीप these embryos on differentiating medium. So this is all about the media preparation. Thank you.